अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी जाहिद हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रूजीनियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पास पेपर के एमसीक्यूज़ फिज़िक्स सब्जेक्ट के। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज़ एट विच एंगल कॉम्पटन वेवलेंथ इज़ इक्वल टू कॉम्पटन शेफ्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 90 एंगल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉम्पटन वेवलेंथ एंड कॉम्पटन शेफ्ट क्या चीज़ है। तो आपने कॉम्पटन इफ़ेक्ट पढ़ा होगा फिज़िक्स में। तो हमारे पास जो आपको इधर एक इक्वेशन गिवन है, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। इक्वेशन के इस साइड पे हमारे पास है लेमडा, जैसे द सिंबल ऑफ वेवलेंथ, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम नॉट सी इज इक्वल इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें ये वाला जो फैक्टर है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन वेव लेंथ। एंड जो दूसरा चीज़ है एच डिवाइड बाय एम नॉट सी, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन शेफ्ट। अब ये दो कब इक्वल होंगे, तो उसके लिए एक ही रीज़न है कि हमारे पास जो ब्रैकेट में ये वाला जो चीज़ है दिस वन, इससे हमारे पास वन बन जाए। अगर वन बन गया तो हमारे पास इसके साथ वन मल्टीप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं, दोनों को इक्वल बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वन कैसे बनेगा, तो इसके लिए हमने इसमें एंगल पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास वन माइनस ऐसा चीज़ हमने इससे माइनस करना है ताकि हमारे पास ये वन बन जाए। तो इससे हम सिर्फ एक ही चीज़ माइनस कर सकते हैं, दैट इज़ ज़ीरो। तो अब ज़ीरो हम कॉस थीटा से कैसे फाइंड आउट करें, तो अगर हम कॉस 90 पुट कर ले तो एट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कॉस 90 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, ज़ीरो। तो अब इसमें आप ज़ीरो पुट कर ले तो हमारे पास वन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, और वन इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज़ योर आंसर। लेकिन इसको चंद मज़ीद चीज़ पे इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ज़ीरो पुट कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, तो cos ज़ीरो हमारे पास बराबर होती है वन की। अगर इधर हम वन पुट कर ले तो वन माइनस वन ज़ीरो बन जाएगा, और ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सब कुछ हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा एंगल है जिस पे हमारे पास कॉम्पटन वेवलेंथ, दिस इज कॉम्पटन वेवलेंथ, इट्स लेमडा माइनस लेमडा डैश माइनस लेमडा, लेमडा इज सिंबल ऑफ वेवलेंथ एंड इट्स ए ग्रीक वर्ड। तो इसमें कॉम्पटन वेवलेंथ कब ज़ीरो के बराबर होगा, जब एंगल ज़ीरो हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्पटन वेवलेंथ एंड कॉम्पटन शेफ्ट किस चीज़ के दोनों कब बराबर होंगे, इक्वल कब होंगे एक दूसरे के, तो 90 पे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब कॉम्पटन वेवलेंथ इक्वल होगा टू टाइम्स ऑफ द कॉम्पटन शेफ्ट के, तो वो एंगल होगा 180। ठीक है, क्योंकि cos 180 बराबर होती है माइनस वन की। तो अगर वन माइनस वन हो जाए, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वन माइनस वन हो जाए तो हमारे पास बन जाएगा प्लस टू। सही बात हो गई ना, तो वन प्लस वन हमारे पास टू बन जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ द कॉम्पटन शेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, वर्क इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और एन डैश। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब जाके हमारे पास वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे, क्योंकि वर्क हमारे पास बराबर है एफ डी कॉस थीटा। अब हमारे पास वर्क कब नेगेटिव होगा, जब इधर से हमारे पास नेगेटिव चीज़ आ जाए। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम अभी हमने पढ़ लिया कि cos 180 हमारे पास बराबर होती है माइनस वन की, तो अगर इधर 180 पुट कर ले हमारे पास माइनस वन बन जाएगा, और एफ डी भी हमारे पास माइनस एफ डी बन जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी। अब ये कब होगा, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, और इसके हाथ में कुछ एक मास है, जो भी मास है। अब ये इसको विद अ कांस्टेंट स्पीड इसको गिराना चाहता है, नीचे की तरफ लेके जाना चाहता है। ठीक है, टुवर्ड द ग्राउंड। तो आप मुझे ये बताएं, अगर इधर स्पीड में कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, स्पीड को क्या करना चाहता हूँ, कांस्टेंट, तो मुझे क्या करना होगा कि इसको एक कांस्टेंट फोर्स में अपवर्ड लगाऊंगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से तो ये खुद नीचे जा रहा है, उसकी वेट की वजह से, मास की वजह से, तो एक डाउनवर्ड तो इस पे जा रहा है। अगर मैं ऊपर इस पे एक कांस्टेंट फोर्स अपवर्ड की डायरेक्शन में नहीं लगाता तो ये विद एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट पर नहीं होगा। तो स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए मैं एक अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा।
ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो गई, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका जो मोमेंट है ये नीचे की तरफ है क्योंकि मैं उसको नीचे लाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, मैं कहीं मोशन नहीं कर रहा, ठीक है। अपनी जगह पे खड़ा हूँ, एक बॉल है मेरे पास हाथ में है और इसको मैं नीचे लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर ये बॉल की सूरत में आपको जहन नहीं बनेगा, लेकिन इसको अगर आप कोई हैवी सा वेट कंसिडर कर ले तब आपके जहन में ये पिक्चर बन जाएगा कि अगर इसको हम नीचे की तरफ लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक कांस्टेंट फोर्स जो है अपवर्ड की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि इसका जो एक्सेलरेशन है उसको ख़त्म कर सकें और इसको कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे ला सकें, ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड या डिस्टेंस आप कह ले। तो एंगल एक दूसरे के दरमियान कितना बना, 180। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द अपोजिट या नेगेटिव वर्क। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि वर्क डन हमारे पास 3 किस्म के हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में कौन सा फोर्स होगा। अब इस फर्स्ट वाले को कंसिडर कर ले, दिस इज़ अ बॉय और इसको पुश कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या हुआ, ज़ीरो एंगल, ठीक है। और आपको पता है कि cos ज़ीरो हमारे पास किसकी बराबर होती है, हमारे पास 1 के बराबर होती है। हमारे पास वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव भी हुआ एंड वर्क डन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट वाले को कंसिडर कर ले, इसमें हमारे पास एक बॉडी बिल्डर है और इस वेट को लेफ्ट कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, तो दोनों के डायरेक्शन अगेन ज़ीरो। दोनों के एंगल कितना होगा, दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो एंगल हो गया। तो अगेन पॉजिटिव वर्क एंड यस वर्क इज़ पॉसिबल। अब इसमें आप देख ले कि एक बंदा है और ये हमारे पास फोर्स लगा रहे अपवर्ड, क्योंकि ये एक वेट है, ये नीचे के डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन हम इसको कांस्टेंट रखने के लिए, अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए हम इस पे एक फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इसको इसी डायरेक्शन में कांस्टेंट इसका जो पोजीशन है वो मेंटेन रख सके। तो एक फोर्स इस पे अपवर्ड लग रहा है और डायरेक्शन, क्योंकि ये बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारे पास डायरेक्शन ये हो गया। तो अब ये फोर्स है एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल इनके दरमियान कितना हो गया, 90 एंगल हो गया, ठीक है। ये फोर्स है एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो 90 एंगल बन गया ना। तो अब 90 एंगल जब भी बनेगा आपने याद रखना है, क्योंकि 90 cos 90 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, ज़ीरो। तो जब इधर मैं ज़ीरो पुट करूंगा तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एंड जब भी 90 एंगल बनेगा वर्क डन ज़ीरो होगा, नो वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इस केस में आप देख ले कि हमारे पास ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस डायरेक्शन में, लेकिन दीवार पे लगा रहा है। अब दीवार तो हिल नहीं सकता अपनी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट की वजह से तब भी वर्क डन हमारे पास नहीं होगा। तो आपने ये समझना है कि वर्क डन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फोर्स, सेकंड वन इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड द थर्ड वन इज़ द एंगल, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कौन सा एंगल है। अगर एंगल 90 होगा तो हमारे पास वर्क डन नहीं होगा। अब ये 90 एंगल कब कब होता है, इसके लिए आप कह दें कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो भी हमारे पास उसका वर्क डन ज़ीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हु एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दिस इज आइंस्टाइन। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास लाइट होती है और वो पाल करती है, उसकी जो फोटॉन होती है उसके लिए कंडीशन ये है, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि उस फोटॉन की जो एनर्जी है वो उस मेटल पे जिस पे ये पाल कर रहा है उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। अब वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन ये है कि हम उस मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके, ठीक है। कैसे, ये आप देख ले, हमारे पास दिस इज़ अ बीम ऑफ फोटॉन जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है और दिस इज़ अ मेटल, ठीक है। ये हमारे पास मेटल है, इस पे सरफेस पे ये टकरा रही है और इधर से ये आप ब्लू कलर में देख रहे हैं कि हमारे पास फोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है इससे इमिट हो रहा है, ठीक है। तो अब वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन ये है कि ये जो मेटल है इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इससे सरफेस से जितना एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल। अब जो फोटॉन आ रहा है उसका एनर्जी जो है या उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके एनर्जी या फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, तब ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है वो अपेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें भी आप देख ले, इस करंट को आप देखते जाए, लाइट मैंने ऑन किया, इलेक्ट्रॉन आ गए, आप एम्पेयर को देख ले, हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। जैसे लाइट ऑन होती है ये इधर आ जाता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल एन। तो ये हमारे पास वैक्यूम में पॉसिबल
नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको ज़रा समझते हैं। पेयर प्रोडक्शन क्या है? वेयर अ हाई एनर्जी प्रोटॉन अ पार्टिकल, या मतलब एक लाइट ट्रांसफॉर्म इनटू पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, एक पार्टिकल बनेगा और वो इसका अगेंस्ट बनेगा। लाइक अगर मैं कह दूं कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बना तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन बनेगा, ठीक है। व्हेन इट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ न्यूक्लियस, कब बनेगा? जब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो एक न्यूक्लियस का होता है उसके करीब से गुजरेगा, तब जाके ये हमारे पास क्या होगा? पेयर प्रोडक्शन होगी। अब इसको आप देख ले, दिस इज इलेक्ट्रॉन कमिंग, जैसे ही न्यूक्लियस के करीब जाता है हमारे पास दो आप देख सकते हैं, एक रेड कलर में एक ब्लू कलर में, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है? प्रोटॉन है एंड दिस इज पॉजिट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन हमारे पास बन गया। अब वैक्यूम में क्यों पॉसिबल नहीं है? आपको पता है वैक्यूम में कोई भी चीज़ नहीं होता। जब वैक्यूम में कोई चीज़ नहीं होता तो हमारे पास कैसे पॉसिबल है उधर एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इसके साथ इसका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो भी इधर अप्लाई नहीं होती वैक्यूम में। तो दैट्स वाई पेयर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। नेक्स्ट इज पी टाइप मटेरियल मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ होल्स। तो पहले इसको समझते हैं कि पी टाइप क्या चीज़ है, एन टाइप क्या चीज़ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है? सेमीकंडक्टर उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना बिटवीन किस चीज़ के होते हैं? इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इसके दरमियान अगर इसकी कंडक्टिविटी है तो इसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। यानी इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता एंड कंडक्टर अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है। तो सेमीकंडक्टर इसके दरमियान वाला चीज़ है। फिर सेमीकंडक्टर हमारे पास दो टाइप्स के हैं, द वन इज इंट्रिंसिक एंड द अदर वन इज एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं होती। अब एक्सट्रिंसिक कौन सा है? जिसमें हमारे पास क्या होती है? इम्प्योरिटी होती है। अब इधर इम्प्योरिटी से मेरा मुराद ये है कि इसमें कोई दूसरा एलिमेंट हम इंसर्ट कर ले, ठीक है, इसके अंदर कर ले, और इस इंसर्शन को हम कहते हैं डोपिंग फिनोमेना। इसको हम क्या कहते हैं? डोपिंग। किसी मेटल के अंदर, किसी सेमीकंडक्टर के अंदर कोई और एलिमेंट अंदर लेके जाना, उसके अंदर इंसर्ट करना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डोपिंग। अब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक का क्या एग्जाम्पल है? हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसी सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर इसके अंदर में कोई और एलिमेंट, इधर आप देख सकते हैं, इधर बोरान है और इधर हमारे पास ये है, तो अगर इसके अंदर मैं ऐसा एलिमेंट इंसर्ट कर लूँ तो अब जाके ये क्या बनेगा? एक्सट्रिंसिक, ठीक है। और अब इसको हम बनाते क्यों हैं? इंट्रिंसिक तो हमारे पास है, तो एक्सट्रिंसिक को हम क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि इंट्रिंसिक जो है इसका जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी का वो हमारे पास कम है, ठीक है, देन एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक आर मोर कंडक्टर देन द इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और रीज़न इसका क्या है वो भी आगे बताते हैं। अब एन टाइप क्या है और पी टाइप क्या है, ठीक है। तो एन से आप याद रख ले नेगेटिव और पी से आप याद रख ले पॉजिटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, एंड पी जो पॉजिटिव में आप याद रख ले, तो इसमें हमारे पास है होल्स होती हैं, होल्स। तो होल्स पे आप कंसिडर कर ले कि पॉजिटिव चार्ज है। अब जब भी आपको आ जाए कि पी टाइप में मेजॉरिटी क्या चीज़ है तो होल्स है, तो पी से आप पॉजिटिव याद रखें और होल याद रखें। और इसी तरह एन टाइप जो मटीरियल्स होगा उसके लिए आपने क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये बनते किस तरह है ये भी आप ज़रा सुन लें। ये हमारे पास सिलिकॉन है दोनों साइड पे। अब जो एन टाइप हम बनाएंगे इसके लिए हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ये हमारे पास है ग्रुप 4 से, ठीक है। अब ग्रुप 4 में है तो इसमें ज़ाहिरी बात है 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होगा? इसमें ग्रुप 5 का एलिमेंट इंसर्ट करना होगा। कौन सा? ग्रुप 5 का, ताकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सके और इलेक्ट्रॉन को जो मेजॉरिटी है देन द होल्स वो ज़्यादा बन सके, ठीक है। तो एन टाइप में हम कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे? ग्रुप 5 का।
अब पी टाइप में हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप 4 का है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। इसके वैलेंस शेल में आप देख लें, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4। सिलिकॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर हमने बनाना है पॉजिटिव, तो हमने ऐसा एलिमेंट इंसर्ट करना है जिसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो। 4 तो ये है ना, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसमें ग्रुप थर्ड का एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, थर्ड ग्रुप का। अगर थर्ड ग्रुप का हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम होगा, तो सिलिकॉन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन इस बोरान के आउटर मोस्ट शेल की तरफ आएगा। तो जब ये इधर आएगा तो एज ए रिजल्ट इधर क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी सब्सटेंस से निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज एकमोडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक चीज़ थी। जस्ट आपने क्या याद रखना है कि एन टाइप हमारे पास नेगेटिव होता है, मेजॉरिटी इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है, होल्स उस इसमें कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है देन होल, और इस पर नेगेटिव चार्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है गामा रेज कंसिस्ट ऑफ। तो गामा रेज में हमारे पास क्या हो, फोटॉन होते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसमें सब में हमारे पास क्या होती है, फोटॉन्स होती है। Next question is question number 7. When light enters from vacuum to water, which quantity will not change? तो इसकी एक ही क्वांटिटी है, दैट इज फ्रिक्वेंसी, वो इसकी चेंज नहीं होती। तो इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारे पास लाइट होती है, एक इसकी होती है फ्रिक्वेंसी, एक होगी इसका लेमडा यानी वेवलेंथ, एक होगी इसका स्पीड, और एक होगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो जब ये एक मीडियम से, लेट्स से इस साइड पे हमारे पास क्या है, दिस इज़ वाटर, ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास है एयर। तो जब ये इधर आता है, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टूवर्ड्स वाटर, तो चूंकि वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो बजाय इसको इस तरह जाने की ये थोड़ा सा अपना एंगल बेंड कर देता है, और इसको हम कहते हैं चेंज इन द एंगल या रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास इसने क्या किया, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, साथ में इसका स्पीड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डेंस मीडियम में जा रहा है ना, तो स्पीड इसका कम हो जाएगा, और इसके साथ इसका वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसका हमेशा सेम रहेगी, और आपको पता है कि लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इसका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड वेव मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर देन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप ये देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट क्या है, डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज कब आएगा, जब हमारे पास एक ऑब्जर्वर या जो साउंड सोर्स है ये एक दूसरे के करीब आ जाए या एक दूसरे से दूर जाए, तब इस साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। और ये चेंज किसको महसूस होगा, ऑब्जर्वर को। ठीक है, एक्चुअल में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अपीरेंट चेंज आएगा, यानी ऑब्जर्वर को ये महसूस होगा, बाकी चेंज तो नहीं आएगा। अगर एक सोर्स है उसका साउंड का फ्रीक्वेंसी, अभी हमने कह दिया वो तो एक कांस्टेंट उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन जो ऑब्जर्वर सुनने वाला है उसके कानों पे ऐसा लगेगा कि इसका साउंड जो है ये लो पिच का है या हाई पिच का है। कैसे, अभी हमारे पास एक सोर्स है, एक बंदी इधर है और एक बंदा इधर है, तो बंदी इसके करीब है और ये इससे दूर है, तो जिसके डिस्टेंस कम होगा उसको हायर पिच रिसीव होगा, और जो इससे दूर होगा उसको लो पिच रिसीव होगा। नेक्स्ट इज विच फिनोमेना शोज दैट लाइट इज अ वेव नेचर। तो 3 आपने याद रखने हैं कि इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, ये 3 फिनोमेनाज है जो कि क्या प्रूफ करते हैं कि लाइट इज अ वेव नेचर। ठीक है, अब इसको समझते हैं बारी बारी के इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन एक क्या चीज़ है। तो रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ वेव एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक मीडियम से जब ये दूसरे मीडियम के लिए जाता है तो उसके डिफरेंस इन द डेंसिटी की वजह से, जो उसकी डेंसिटी, लाइक अगर ये एयर है एक साइड पे और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, वाटर है या ग्लास है, जो भी है, तो जब भी ये इससे इस मीडियम की तरफ जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, द चेंज इन द डायरेक्शन अकर, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है,
अब मैं आपको मिसाल कहता हूँ, इस साइड पे हमारे पास क्या है, दिस इज़ वाटर, ठीक है। अब लाइट, हमारे पास एक लाइट वेव आ गया, ठीक है। अब इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होगा विथ सम एंगल, ठीक है, और भी रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। दूसरा है रिफ्रैक्शन। दूसरा हमारे पास क्या है, अच्छा ये जो मैंने बता दिया दिस इज रिफ्रैक्शन। अब इंटरफेरेंस की तरफ आते हैं। इंटरफेरेंस में हमेशा दो या दो से ज़्यादा वेव्स होंगे और वो कंबाइन होकर एक न्यू वेव बनाएगा। आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसमें दो वेव्स जो है आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जिसमें दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड ऐड होंगे, या डिस्ट्रक्टिव होगा जिसमें दोनों के जो एम्पलीट्यूड है एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस, और ये इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम लाइट एंड डार्क बैंड्स जो है वो बनते हैं। द नेक्स्ट वन इज डाइफ्रैक्शन। तो डाइफ्रैक्शन क्या है हमारे पास, दिस इज द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पास थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। अब जब भी हम एक वेव को पास करते हैं थ्रू अ ओपनिंग, तो वो उस ओपनिंग के इर्द गिर्द क्या होता है, बेंड होता है, तो दैट इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। अब इसको हम डायग्राम्स के थ्रू भी समझते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस। अब इसमें आप देख लें, इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि जो वेव्स होंगे दो या दो से ज़्यादा, वो सेम कोहेरेंट होनी चाहिए, मतलब उसका सोर्स जो है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेव को पास करते हैं थ्रू दिस ऑब्स्टिकल। ये आप देख सकते हैं दिस ब्लैक वन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है और इसमें हमने दो होल्स किए हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन। जैसे ये वेव इससे गुजरती है, हमारे पास दो वेव प्रोड्यूस होती है, एक इधर वेव वन एंड वेव टू। तो अब चूँकि डाइफ्रैक्शन की वजह से ये इसकी तरफ इस तरह बेंडिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसका इसकी तरफ इस तरह। जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे तो दो वेव्स आपस में क्या हो जाएंगे, किस बाज़ जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बाज़ जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव होगा, तो हमारे पास इसी तरीके से लाइट एंड डार्क बैंड बनेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डाइफ्रैक्शन। तो अभी मैंने बता दिया कि डाइफ्रैक्शन क्या होता है कि एक नैरो ओपनिंग, अभी आपको थोड़ा सा बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ये नैरो ओपनिंग होता है इस तरीके से, तो ये इसके इर्द गिर्द इस तरह बेंडिंग होती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास इस साइड पे क्या है, एयर है या जो भी आप ये वैक्यूम कह दें, एंड दिस इज ग्लास, प्रिज्म है ये, ठीक है, ग्लास से बना है। तो जैसे लाइट इधर से आता है, अब इसको पास होना चाहिए था इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन ये किधर पास हो गया, इसी डायरेक्शन में, तो ये दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ मैटर वेव वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो दिस वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगले। अब डी ब्रॉगले ने क्या बताया था, डी ब्रॉगले ने ये बताया था कि अगर हमारे पास फोटॉन जो है एज अ मैटर जो है वो बिहेव कर सकता है, देन व्हाई नॉट मैटर कैन बिहेव एज अ वेव। तो उसने ये कहा, अब मिसाल मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ अ पार्टिकल मैटर। तो जब ये पाल करता है ऑन द मेटल सरफेस इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उधर क्या करता है, हमारे पास फोटॉन क्या है, फोटॉन जब पाल करता है ऑन द सरफेस ऑफ दी मेटल, तो उधर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। तो इधर फोटॉन ने किस तरह बिहेव किया, फोटॉन चूँकि वेव है ना, तो उसने बिहेव किया एज अ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल ही पार्टिकल को रिमूव कर सकता है। अब वेव का तो इतना वो नहीं है कि वो पार्टिकल के रिमूव कर ले, तो इसलिए फोटॉन ने क्या किया, एज अ पार्टिकल इधर बिहेव किया। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट देख ले कि उसमें अब जिस तरह हमने इधर पिछले वाली स्लाइड में हमने इधर कर दिया, ये डाइफ्रैक्शन आप देख ले, तो इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन मेथड में एक्सपेरिमेंट में भी इस तरह डाइफ्रैक्शन चीज़ें बनी थी। तो दिस इज़ अ एक्सपेरिमेंट फॉर वेव नेचर प्रूव, कि उसके लिए प्रूव करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने इस तरह शो कर दिया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन ने इस तरह शो कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज, तो ये आपने याद रखना है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रियोस्टेट इज मेड ऑफ, तो रियोस्टेट हमारे पास बनता है निक्रोम वायर से। अब रियोस्टेट क्या है, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर और इसका काम होता है
करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना, इसके अमाउंट को कैसे कंट्रोल करना, इसकी रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना। कैसे, ये डायग्राम आप देख ले हमारे पास। तो इसमें हम क्या करता है, आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इस एल को हम इंक्रीज डिक्रीज करके रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। एंड आपको पता है कि रेजिस्टेंस जब इंक्रीज डिक्रीज होगा तो हमारे पास करंट भी उसके साथ चेंज होगा। ठीक है, तो अगर करंट है तो करंट, रेजिस्टेंस एंड लेंथ, लेंथ को हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उस सर्किट से जो करंट पास होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। और ये जो वायर आपको दिख रहा है, दिस वन, ये आप देख ले, तो दिस इज निक्रोम वायर। फेनामिना ऑफ लाइट यूज इन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज कलर्स इन आइली वाटर ऑन अ रोड आर ड्यू टू विच फेनामिना। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंटरफेरेंस। या आपने रोडों पे इस तरह चीज़ें देखी होंगी कभी कभार, ये पेट्रोल वगैरह जब ये सारी चीज़ें इस पर गिर जाती हैं तो उसकी वजह से, या ऑयल वगैरह, तो इस तरह पर दिखता है। तो दिस इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस। नेक्स्ट इज लाइट वेव्स आर, तो लाइट वेव हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या है, फिर इसको भी समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस तरह है। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती है जिसमें जो पार्टिकल होगा वो ऑसिलेट करेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, किस तरह ऑसिलेट करेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और जो वेव होगा वो इसके परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव एंड दिस इज द पार्टिकल दैट इज ऑसिलेटिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इस तरह के वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। अब इसमें कुछ और टर्म्स ही आप याद रख लें कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ, दिस इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ। तो जो अपर एम्पलीट्यूड होता है दैट इज क्रस्ट एंड जो लोअर हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, अच्छा, और ये जो हाइट है दिस वन, मैक्सिमम हाइट, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब इसको आप देख लें, इसको आप अभी के लिए नेगलेक्ट कर लें, इस वाले को आप देख लें, लाइट वेव को। तो इसमें आप देख लें हमारे पास एक है इलेक्ट्रिक पार्ट और एक है मैग्नेटिक पार्ट। तो हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक पार्ट एंड मैग्नेटिक पार्ट। जो रेड आपको दिख रहा है इस पे आप फोकस कर लें। इसमें जो आपको दागे जो बीट सा नज़र आ रहा है ना, इस तरह एक चीज़, एक किसी एक पे आप फोकस कर ले तो आपको दिख जाएगा कि दे आर ऑसिलेटिंग, दिस इज़ अ मीन पोजीशन। जो आपको ये वाला दिख रहा है दिस इज़ मीन पोजीशन, तो ये इस तरह ऑसिलेट कर रहा है, आप इस पे फोकस कर सकते हैं। तो पता चला, और वेव्स की डायरेक्शन कौन सा है, जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है दिस वन, तो दिस ब्लैक लाइन इज़, अभी मैंने रेड कर दिया, तो दिस वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेव। और जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहे हैं अप एंड डाउनवर्ड। जो ब्लू वाला है वो पे आप सही नहीं समझते हैं क्योंकि उसका एंगल थोड़ा सा आपसे दूसरे साइड पे है, लेकिन रेड वाला आप सही तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई लाइट वेव ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर्स हैव डैश टर्मिनल। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो इसमें आप देख सकते हैं दिस इज पी इन पी टाइप एंड दिस इज एन पी एन टाइप। अब पी इन पी एन पी एन ये कौन से टाइप्स हैं, तो इसमें पी से मुराद है पी टाइप। अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब इसमें हमारे पास कलेक्टर बना होता है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उस तरीके से आपने करना है। कलेक्टर किस चीज़ से बना है, पी। बेस किस चीज़ से बना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से। और इमिटर बना है पी टाइप सेमीकंडक्टर से। इसी तरीके से आप इधर भी कर लें। ठीक है, बेस किस चीज़ से, पी टाइप से, और इमिटर हमारे पास एन टाइप से। इसमें फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो करंट है उसकी डायरेक्शन में फर्क है। इसमें इमिटर की से जाएगा, कलेक्टर की तरफ से जाएगा, ये आप एरो देख सकते हैं, कलेक्टर से इमिटर की तरफ करंट जाएगा, और इसमें इमिटर से कलेक्टर की तरफ करंट जाएगा। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है कि इसमें होता है कलेक्टर, बेस एंड इमिटर। और फिर 2 टाइप से, पी इन पी, ए इन पी एन। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस जो है पी इन पी में बेस किस चीज़ से बना है, तो आपने याद रखना है कि एन टाइप से बना है। ठीक है, या अगर आपको ये कह दे कि पी इन पी में, या ये वाले पे कह दे कि एन पी एन में कलेक्टर कौन से सेमीकंडक्टर से बना है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर से। ठीक है,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, अ कंप्लीट आरसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ, तो दिस इज रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, सो सिंपल, आर स्टैंड फॉर रेजिस्टर एंड सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर। तो ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर, एंड दिस इज रेजिस्टर। कैपेसिटर आप जानते हैं कि हमारे पास क्या, टू मेटल प्लेट्स होती हैं दैट आर कनेक्टेड विद बैटरी टू चार्ज इट, एंड देन वो ख़ुद जो है अगर उसके साथ हम कोई डिवाइस कनेक्ट कर ले तो टू टाइम के लिए वो हमें चार्ज देता है। और कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना, और रेजिस्टर का काम होता है करंट को किसी पाथ से इनहिबिट करना, या अकॉर्डिंग टू दैट वो इसको वो करता है। इज़ ड्यू टू, तो क्लाउड फॉर्मेशन इज़ ड्यू टू दो प्रोसेस होती है। जो इधर अर्थ पे जो वाटर है वो इवापोरेट होते हैं, जब ऊपर की तरफ जाते हैं उधर कंडेंसेशन होती है, और उस कंडेंसेशन की वजह से हमारे पास क्लाउड बनते हैं। नेक्स्ट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़, तो दिस इज़, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। The force that changes the shape or size of the body is called deforming shape। तो ये मतलब एक टेक्निकल सा टर्म है, आप देख लियो, डिफॉर्म करना, किसी चीज़ को उसकी शेप को डिफॉर्म करना, ठीक है। तो दैट्स सो सिंपल। नेक्स्ट इज किरचॉफ करंट लॉ इज अ लॉ ऑफ, तो दिस इज अ लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, या आप लॉ, या इस तरह भी कह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे, सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो आप बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बराबर है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या आप ये कहेंगे कि टोटल मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज, तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन मैं इधर भी आपको प्रूव करता हूँ। इसके कुछ स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट क्या है कि सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज जीरो, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड। जो करंट इसकी तरफ आएगा वो हमारे पास ऐसी डायरेक्शंस में होगा, ऐसी डायरेक्शंस की तरफ से आएगा कि वो हमारे पास जीरो होंगे। सेकंड कहते हैं कि नंबर ऑफ करंट, सम ऑफ करंट लीविंग अ नोड इज जीरो, तो जो करंट इसके पास आएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप कंसिडर कर ले पॉजिटिव। ये इसके लिए हमने ये रखी हुई है, जो नोड की तरफ से जाएगा वो हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरह आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट है ना, कि क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, उस करंट को एंटी क्लॉक को इस तरह कंसिडर करते हैं, तो सेम इसी तरीके से जो नोड की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव होगा, एंड जो अवे फ्रॉम नोड जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो इसमें आप देख लें कि दिस विल पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। तो आप देख लें कि हमारे पास दो पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो इसमें आप देख ले माइनस दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो हमारे पास जीरो बन गया। एंड इसी तरीके से तीसरा स्टेटमेंट इसका क्या है कि सम ऑफ करंट लीविंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट एंटरिंग, तो जो एंटरिंग है जिसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द लिविंग करंट जिसको हमने नेगेटिव कंसिडर किया हुआ है। तो दैट्स व्हाई किरचॉफ करंट लॉ इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज द फार्मूला फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपने प्रोजेक्टाइल के फार्मूलाज को याद रखना है। कभी कभार ये भी पूछे जाते हैं कि जस्ट फार्मूला आप लिखते हैं, ठीक है, तो फार्मूलेज आपने सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉम्पटन इफेक्ट बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर, तो कॉम्पटन इफेक्ट में पहले क्वेश्चन में भी हमने बात की कि एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों हमारे पास क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। अब इसको आपने किस तरह प्रूव करना है, हमने बता दिया कि कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास एक फोटॉन आते हैं एंड मोस्टली दिस इज एक्सरे फोटॉन, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, इस स्ट्राइक होती है, इसको टकराती है। देन क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जबकि फोटॉन इस वाले डायरेक्शन में चला जाता है। अब इसमें क्या होगा इनिशियली, अब मैं बात करता हूँ एनर्जी की, ठीक है, तो जो फोटॉन आएगा इनिशियल में क्या होगा कि हमारे पास बिफोर स्ट्राइकिंग, जब तक ये फोटॉन इसके साथ स्ट्राइक नहीं करता, तो इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी किस चीज़ के बराबर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी इस फोटॉन के एनर्जी के, ठीक है, और वो बराबर होगा E इज इक्वल टू HF, ठीक है, तो इसकी एनर्जी इसकी बराबर हो जाएगी। जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसकी एनर्जी, जो फोटॉन की एनर्जी है उसकी थोड़ी सी एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब दोनों की एनर्जी को अगर हम सम कर ले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड द एनर्जी ऑफ द फोटॉन, तो वो बराबर हो जाएगा द इंसिडेंट फोटॉन के, ठीक है। अब मोमेंटम की अगर बात कर ले तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, जीरो, क्योंकि
बिफोर स्ट्राइकिंग जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है दोनों की एनर्जी हमारे पास क्या है, दोनों का मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो है। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग, जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये दोनों ऐसी डायरेक्शन में जाएंगे कि दोनों के मोमेंटम का जो सम है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रेजिस्टिव सर्किट बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। तो ये हमारे पास रेजिस्टिव जो सर्किट्स होते हैं, रेजिस्टिव सर्किट्स में, तो उसमें जो करंट होता है एंड वोल्टेज होता है देट आर इन फेज। आगे एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इन पेज इन आउट ऑफ पेज का क्या मतलब होता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख ले, हमारे पास जो इसका ये पॉइंट्स होते हैं, जो जैसे ही जो करंट है वो इधर से अपवर्ड की डायरेक्शन में जाता है, तो सेम जो हमारे पास वोल्टेज है वो हमारे पास अपवर्ड की डायरेक्शन में जाते हैं। आल तो इसका एम्पलीट्यूड जो है यानी जो हाइट है वो डिफरेंट है, हाइट पे डिपेंड नहीं करता, हम जस्ट फेज जो एंगल है फेज उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दिस इज़ वन वेवलेंथ, इन आपको पता है वन वेवलेंथ कितनी चीज़ के बराबर होती है, वन हाफ वेवलेंथ कितनी के बराबर होती है, 180 की। तो आप देख ले कि हमारे पास इन दोनों ने इस टाइम पे इधर से 0 था, इधर तक 90 हो गया और इधर 180 हो गया। तो हमारे पास इन दोनों ने सेम ही टाइम में 180 एंगल जो है वो कवर किया हुआ है। ठीक है। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ, क्योंकि ओहम लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, यानी V एंड R एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। जितना वोल्टेज बढ़ेगा इतना करंट बढ़ेगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे वोल्टेज ऊपर जा रहा है इस तरह करंट भी ऊपर जा रहा है। और इसमें आप देख लें कि जब नेगेटिव डायरेक्शन में आता है तो करंट डिक्रीज होता है, तो साथ में वोल्टेज भी डिक्रीज होता है। ठीक है। अच्छा जी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स विल मूव इट इन अ डायरेक्शन। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। कैसे, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है मैग्नेट का एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और हमेशा अपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है नॉर्थ टू साउथ। ये जो एरेज आपको दिख रहा है, जो ब्लैक कलर के एरोज हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को जो आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का, इसको हम इसमें परपेंडिकुलर लेके जाते हैं, तो ये आप इधर देख सकते हैं, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर। जैसे ये एंटर हो जाता है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, ये आप लाइंस दे सकते हैं, दीज आर द लाइंस, तो ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑफ दिस थिंग इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास एंगल कितना बनता है, 90 एंगल बनता है। ठीक है। अगर हमारे पास ये एंगल 90 से कम होगा तो दिस विल फॉलो दिस पाथ। ठीक है। ये सर्कुलर में नहीं जाएगा बल्कि ये स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। कौन सा पाथ, स्पाइरल। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर। तो वोल्ट मीटर हमेशा वोल्ट तो वोल्टेज इसके साथ आप याद रख लें, एंड वोल्टेज इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम वोल्टेज कहते हैं, एंड वोल्टेज को मेजर करने हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से करंट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम मीटर, क्योंकि उसका यूनिट क्या है, एम्पेयर है, तो एम्पेयर से आप याद रख लें एम मीटर। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। तो आपको ओहम लॉ का पता है, V इज इक्वल टू आई आर है, तो उसमें दो चीज़ें हैं, V और I का रिलेशनशिप है, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और उसमें जो कांस्टेंट है दैट इज रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट इज द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज। तो आपने याद रखना है कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव पीरियड को, कि उसमें वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ क्या होगा, ज़ीरो होगा। कैसे, अब दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब ये हमारे पास जा रहा है इन दिस डायरेक्शन, एक बॉडी है जो भी एक, ये एक बंदा कह ले आप। ठीक है। ये जा रहा है इस डायरेक्शन से बी तक आ गया। ठीक है। अब बी से गया है सी पे, एंड सी से गया डी पे, एंड डी से फिर अगेन ए पे। तो ये जो अलॉन्ग दिस क्लोज पाथ है, ये सारा जो क्लोज पाथ है हमारे पास, इसमें वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। बाकी फिज़िक्स में इसका पूरा एक प्रूफ है, वो आप देख सकते हैं, आपको पता भी होगा, जस्ट मैंने आपको समझाना है। तो वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ क्या होगा, ज़ीरो होगा। एक कंडीशन तो ये होगा। दूसरा क्या होगा कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड। अब इसका क्या मतलब है, दिस इज ए,
दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए बी प्लस वर्क डन फ्रॉम ए सी बी सी। मतलब अगर एक बंदा इधर से जाके इधर आ जाए फिर इधर से इधर, तो ये जो वर्क डन होगा दिस विल बी इक्वल टू डायरेक्ट फ्रॉम दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन होगा ए टू सी। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी सी। तो ये दो कंडीशन आपने याद रखने। अब कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं? द वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नंबर 2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अदर वन इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए आप याद रख लें फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शनल फोर्स है या फ्रैक्शन है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव और ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड को आप समझिए, तो इसको आप देखते जाए, जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ आप देखते जाएं कि हमारे पास जो इसका हाइट है वो कम ज़्यादा होता जाता है। अब वेवलेंथ क्या चीज़ है? मैंने आपको कहा था कि दो, इधर आप देख लें, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, इन दो पॉइंट्स के दरमियान यानी इन दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। या आप अगर इसको इस तरह एक्सटेंड कर लें आगे की तरफ, तो इन दो ट्रप के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड वेव लेंथ। अब इसको आप देखते जाएं, वेव लेंथ को अगर मैं इस तरह कर लूँ तो वेव लेंथ कम हो गया, अब इसका वेव लेंथ क्या है? ज़्यादा है। इसी तरीके से आप पेज को देखते जाएं तो हमारे पास अब दिस इज़ एम्पलीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज, अब ये जो लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है दिस इज़ वेव लेंथ, एंड पेज में हमारे पास एंगल जो है डिफरेंट होता जाता है। अब इसको मैं इधर आपको समझाता भी हूँ। अब इसका जो है ये स्टार्ट हुआ 0 से, ठीक है। अब इसको अगर मैं करता हूँ इधर से इधर, तो ये स्टार्ट हुआ 90 से। अब इन दो वेव के दरमियान जो पेज डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू 90। तो इसको हम सिंपल कहते हैं पेज। आपने एम्पलीट्यूड को भी देख लिया, अगेन इधर आप वेवलेंथ को भी देख लें एंड देन आप पेज को भी देख लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।